हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है जिसको हम 4 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। आप लोग के स्क्रीन पे एक ऐप का लोगो दिख रहा है जो हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है। ठीक है, इस ऐप को आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से आपके क्या कह सकते हैं बेनिफिट्स होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो पहली चीज आप जानिए कि टीचिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। ठीक, दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ये हम बता दें कि डीएलएड जो 4th सेमेस्टर आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, 3rd सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो एग्जाम आप लोग का होने वाला है, यहाँ पर आपको 4th सेमेस्टर के मैथ और एसएसटी के, ठीक है, मैथ और एसएसटी के पेड कोर्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, पेड कोर्स मिल जाएंगे। इन कोर्स को आप अलग अलग भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और इनको आप कॉम्बो कोर्स के भी तौर पे ले सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज इस ऐप के बारे में कि आप यहाँ पर जाकर के फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे बहुत सारे बुक्स के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जो आपके सेमेस्टर के लिए जरूरी है। दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टेट और सीटेट के भी पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक, और एक पॉइंट और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 1 जून से, ठीक है, 1 जून से हमारा टेट और सीटेट का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, टेट और सीटेट के लिए हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें खुद को इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस ऐप को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, इसका आपसे सन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट था क्या। ठीक, तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि ब्रिटिश कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है, जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, कंपनी पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण के लिए इस पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद ने पास किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहे जाने पर। ठीक है, और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये आया था 1784 में। ठीक, तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए लाया गया। ठीक, आप इस तरह से जब इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे तो वन लाइनर में जब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिखने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी की भाषा है। ठीक है, तुजुक ए बाबरी की भाषा है। तो पहले ये जान लीजिए कि तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, बाबर की आत्मकथा है। दूसरा पॉइंट आप इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि ये बाबर द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? कह सकते हैं कि बाबर इसके क्या है? लेखक हैं। ठीक है, और तुजुक ए बाबरी की जो भाषा है वो तुर्की है। ठीक है, तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या है? तुर्की है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, आप हमको बताएंगे कि तुजुक ए बाबरी का अनुवाद, ठीक है, तुजुक ए बाबरी का अनुवाद फारसी में, तुजुक ए बाबरी का अनुवाद फारसी में किसने करवाया? ठीक है, किसने करवाया? ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी जो तुजु के बाबरी है, जो बाबर द्वारा लिखित है, उसकी भाषा क्या है? तुर्की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्वाधिक विकास की बात कही जा रही है। ठीक, जो चित्रकला की शुरुआत है, चित्रकला की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगा बाबर के समय से ही। ठीक है, बाबर के टाइम से ही चित्रकला का क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाता है। आप जब बाबरनामा पढ़ेंगे, ठीक है, या कह सकते हैं तुजु के बाबरी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको चित्रकला के बारे में बहुत सारी चीजों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बगीचा और भी बहुत सारे कला के बारे में बाबर ने बाबरनामा में क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है, लेकिन जो इसका सर्वाधिक विकास होता है, सर्वाधिक विकास होता है जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में जो कह सकते हैं कि चित्रकला होती है वो अपने टॉप लेवल पे चल रही होती है। ठीक, यानी कि अगर हम पूरा मुगल प्रशासन देखेंगे तो जहांगीर के शासनकाल में सर्वाधिक चित्रकला का क्या हुआ था? विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की, यानी कि इसका कहने का मतलब था अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त क्या था पहले हम ये जानते हैं। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो था वो कंपनी और जो बंगाल के जमींदार होते थे, बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने की अस्थाई व्यवस्था थी। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त समझ में आ गया। कंपनी और बंगाल के जो जमींदार होते थे उनके बीच में कांटेक्ट रहता था, किसी और से मतलब नहीं होता था। ठीक है, यानी कि पूरे गांव का कर कौन चुकाते थे? जमींदार। अब जमींदार खुद के पास से कर नहीं चुकाते थे, वो गांव वालों से वसूलते थे और फिर वो जो कर होता था वो कंपनी को देते थे। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ब वाला आंसर सही होगा। लेकिन ये लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1793 में। कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया। और ये क्या था? अस्थायी बंदोबस्त कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने की अस्थायी व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि या संगीतज्ञ भी हम इनको कह सकते हैं, कवि। ठीक है, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। ठीक, तो आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन रहते थे? 9 रत्न रहते थे, जिसमें राजा टोडरमल का नाम आपको फेमस मिलेगा। ठीक है, बीरबल हैं और बाकी देखिए मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन। ठीक है, इसके बाद भी आपको और बहुत सारे नाम मिलेंगे, जैसे फैजी मिल जाएगा। ठीक, फैजी, अबुल फजल। तो इस तरीके से जो ये लोग थे ये अकबर के 9 रत्नों में आते थे। लेकिन जो उसमें संगीतज्ञ थे, ठीक है, संगीतज्ञ जो थे वो तानसेन थे। ठीक है, कौन थे? तानसेन थे। और आप लोग को बताना है कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, क्योंकि कभी कभी बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ तानसेन थे। ठीक, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि 1601 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1601 ईस्वी में निर्माण इसका हुआ था। दूसरा पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं इसमें
कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना। लेकिन बनाया किसने? मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण, जो कह सकते हैं कि महान मुगल शासक थे अकबर, इनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो पहले जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी मुगल शाह आलम, ठीक है, ये मुगल बादशाह थे। क्या थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और इसके बाद एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। लेकिन ये हुआ कब था? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। कब हुई थी? 1765 में हुई थी, ठीक। 1764 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम आप हमें बताएंगे, कौन सा युद्ध हुआ था? उस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल है, ठीक है, नकदी फसल। देखिए जिन फसलों को हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से एक व्यापार के पर्पज से किया जाता है, ठीक है, व्यापार के पर्पज से जिन फसलों को हम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं, ठीक। तो नकदी फसल की श्रेणी में अब अगर हम देखें तो गेहूं तो हम खाद्यान्नों में रखते हैं, दालें भी हम खाद्यान्न में रखते हैं, ठीक है। इसका ज्यादातर हम कह सकते हैं कि खाने के लिए इनका उत्पादन हम करते हैं। अगर आप अ और स वाला ऑप्शन देखेंगे तो आपको दोनों लग रहा होगा कि दोनों नकदी फसल है, ठीक है, क्योंकि गन्ना भी हम बेचते हैं, चाय पत्ती भी हम बेचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो गन्ना को हम डायरेक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। आप बिना कोई प्रोडक्ट इससे बनाए आप गन्ना को क्या करते हैं? डायरेक्ट बेच सकते हैं। लेकिन जो चाय की जो पत्तियां होती हैं उसको हम डायरेक्ट नहीं बेचते, उनको हम पत्तियों से क्या करते हैं? चाय पत्ती के रूप में कन्वर्ट करते हैं फिर बेचते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा नकदी फसल के दृष्टिकोण से वो आ वाला हो जाएगा, ये गन्ना, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे गन्ना को नकदी फसल में रखा गया है और चाय को बागानी फसल में रखा गया है। किस में रखा गया है? बागानी फसल में रखा गया है। चाय कैसी फसल है? जब भी चाय के बारे में पूछेगा तो आप बागानी फसल याद रखेंगे, गन्ना क्या हो जाएगा? नकदी फसल हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक है। देखिए नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो नरौरा के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब आप लोग को बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई, ठीक। और आप लोगों से मैं कल के ही वीडियो में बोली थी कि आप लोग अपने आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताया करिए। लाइव सेक्शन में अगर आप कोई चैट करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद मुझे दिखता नहीं है, ठीक है। और दूसरी आप लोगों से सबसे बड़ी शिकायत कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, ये गलत है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप मुझे आंसर करिए, जो नहीं आएगा आपको वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करती हूँ कि आज के जितने सारे क्वेश्चन है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है,
धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। धात्विक और अधात्विक एक दिन हम आप लोग को बताए थे, एक वीडियो में आप लोग को बताया गया धात्विक पदार्थ क्या होते हैं, अधात्विक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों का निर्माण धातु से होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक पदार्थ कहते हैं। इसका अब हम पहचानेंगे कैसे कि किन पदार्थों का निर्माण धातु से हुआ है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप उसको खूब ज्यादा पीटिए, तोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो वो आसानी से टूटते नहीं है, आप उनको जितना खींचेंगे वो उतना लंबा होता जाएगा। मतलब उसमें तारतम्यता होती है। क्या होती है, तारतम्यता होती है। तारतम्यता मतलब वो जल्दी टूटता नहीं है, वो क्षण भंगुर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप, अच्छा एक मिट्टी का दिया लीजिए, आप उसको पटक दीजिए, टूट जाएगा बड़े आसानी से। लेकिन एक आप लोहे के दिए को लीजिए और पटकते रहिए, टूटता है, बिल्कुल नहीं। आप उसको हथौड़े से पीटेंगे, फिर वो क्या होगा कि अपना शेप, अपना आकार बदल देगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोहे को देखें, तांबे को देखें या सोने को देखें, तो तीनों क्या हो जाएंगे, धात्विक पदार्थ की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, डी वाला आंसर सही है। चलिए, अब आज का वीडियो जो है वो आपका 10 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि अब लगभग सेमेस्टर के सारे, जो कह सकते हैं कि 2020 तक के जो भी पेपर हुए हैं वो खत्म हो जाएगा जल्दी ही हमारा ये सीरीज। अब हम लोग कुछ टॉपिक वाइज इस पे बात करेंगे, जैसे थर्ड सेमेस्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, जैसा भी आप लोग का विचार रहेगा ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ और हमसे चाहते हैं कि हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएं या कोई और हम तैयारी करवाएं, ठीक है, तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।